नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आदाब, जय जिनेन्द्र। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। सावन का मौसम, हल्की हल्की रिमझिम बारिश, और इन्हीं बारिशों के तले दबे बचपन की याद। जीवन के उन पलों की यादें जो आज बड़े मधुर लगते हैं। लोग कहते हैं कि हम भूल जाते हैं बीती बातें, किंतु बीती बातों का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कौन कहता है हम भूल गए बीती बातें, कौन कहता है हम भूल गए बीती बातें, कुछ भी कहाँ हम भूल पाते हैं। वक्त की फैली चादर की सिलवटों में हर लम्हा दबा दबा सा पाते हैं। पल छीन के धागों से सजा, पल छीन के धागों से जैसे बूटों सा सजा सजा निहारते हैं। बढ़ते कदमों की आहट तले दबी होती है ख्वाहिशें, कुछ दर्द फना से होते हैं। बढ़ते कदमों की आहटें तले कुछ दर्द फना से होते हैं, दबी होती हैं ख्वाहिशें। उघड़ती है सच की सिलवट जब, उघड़ती है सच की सिलवट जब, एहसास जुदा से होते हैं। वक्त बीत जाता है यारों पर, वक्त बीत जाता है यारों पर, चादर फीकी फीकी सी लगे, ताने बाने में सुई की चुभन, छलनी सीने में दफन कब हो पाती है, छलनी सीने में दफन कब हो पाती है। कौन कहता है हम भूल गए बीती बातें, कुछ भी कहाँ हम भूल पाते हैं। वक्त की फैली चादर की सिलवटों में हर लम्हा दबा दबा सा पाते हैं। कल हम प्रेमचंद की बातें कर रहे थे और आज मैं बीती बातों की बात कर रही हूँ। कहीं कुछ तो है, कोई तो धागा है जो पिरो रहा है इन सारी बातों को, और वो धागा है वक्त का। वक्त बीत जाता है पर अपने साथ इतना कुछ छोड़ के जाता है, इतना कुछ छोड़ के जाता है। वो वापस आता तो नहीं है, लेकिन हमारी यादों में जैसे वो कभी नहीं मर जाता। यादों में हमेशा जिंदा होता है, कभी नहीं मरता। और बात सिर्फ यादों तक ही हो तो भी चलेगा, लेकिन बात यादों की नहीं होती है। जो पल बीतते हैं, जिस पल में हम जैसा भी जीते हैं, उसका प्रभाव भले ही वो आज से 100 साल पहले की बात हो या 1000 साल पहले की, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, सब जगह हमें वो उसकी एक छाप मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि नींव जितनी गहरी होती है मकान उतना ही मजबूत होता है। तो ये जो बीते हुए पल है ना, ये नींव का काम करते हैं। ये नींव की तरह इतने गहरे में धंस जाते हैं कि इसके ऊपर जो ताना बाना बुना जाता है, जो महल खड़ा किया जाता है, आज का महल, वर्तमान का महल, उसमें हम उस नींव की परछाई को देख सकते हैं, उस नींव के योगदान को देख सकते हैं, उस नींव की कमियों को महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि इतिहास और साहित्य इस अर्थ में बड़ा ही कारागर सिद्ध होता है। हमें वो बताता है कि हमारे नींव में कहाँ कमज़ोरी थी, हमें वो बताता है कि कौन सी मजबूती थी जिसके कारण हम आज भी खड़े हैं। तो हमें ये भी बताता है कि कौन सी खोट रह गई थी उस नींव में, जिसके कारण खड़े होते हुए भी हमारे कदम डगमगा रहे हैं। और जब प्रेमचंद के साहित्य की मैं बात कर रही थी तो हमने ये बात की थी कि प्रेमचंद के साहित्य में हमें यथार्थवाद दिखता है। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों दिखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यथार्थ की बात उसमें आती है। और वो यथार्थ बहुत सुंदर तो नहीं था। वो यथार्थ, उस यथार्थ में बहुत कुछ ऐसा था जो आज भी, आज के यथार्थ में ऐसे घुल मिल गया है और वो चुभता रहता है हमारे अंदर। तो 100 साल पुरानी बात कहें, 200 साल पुरानी बात कहें या 1000 साल पुरानी बात कहें,
जो उस समय का यथार्थ था, जो उस समय की सच्चाई थी, वो सच्चाई कहीं ना कहीं आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती जा रही है। और ये प्रभाव हम परिवार से लेकर देश तक में देखते हैं। और जब हम परिवार की बात करते हैं और जब हम देश की बात करते हैं, जब हम समाज की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि राजनीति, समाज, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति। और परिवार की स्थिति की बात करते हैं, जब व्यक्ति की स्थिति की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्थिति की बात करते हैं, तो आता है शिक्षा की स्थिति। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ऐसे एक सूत्र में पिरोई जाती है ना, कि जब तक एक को ना समझो, कहीं से भी एक सिरा छूट जाता है ना, तो पूरी रेखा हम नहीं खींच पाते हैं, पूरी बात को हम नहीं समझ सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा सवाल जो मुझे कल मेरे पास आया कि क्यों ऐसा है कि प्रेमचंद के समय में एक नव उत्थान की बात आती है, प्रेमचंद के समय में ही क्यों, प्रेमचंद ने ही क्यों किसानों के लिए लिखा, प्रेमचंद ने ही क्यों यथार्थवाद की बात की, क्यों उसके पहले यथार्थवाद नहीं था, क्यों लोगों को समाज की वो कमियां नहीं दिख रही थी। बहुत सुंदर सवाल था ये। और जब ये सवाल आया तो मेरा मन इसको खोजने लगा कि बात तो बहुत सही है। अगर जो स्थिति उस समय थी वो स्थिति आज भी है, तो वो स्थिति शायद पहले भी कहीं रही होगी। लेकिन पहले जो लिख रहे थे, जो साहित्य था पहले का, जो इतिहास था पहले का, उन्होंने इस बात को इतना ज़्यादा इंगित क्यों नहीं किया। तो अब इस चीज़ को अगर देखना है तो देखिए, हमें अगर साहित्य को समझना है तो इतिहास में जाना पड़ेगा। और अगर इतिहास को समझना है तो हमें राजनीतिक स्थिति, इतिहास में ज़्यादातर जो है घटनाओं का वर्णन रहता है, वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, तो उन घटनाओं को खंगालना पड़ता है। और जब हम उन घटनाओं को खंगालते हैं ना, तब एक सच सामने निकल के आता है, सच कहें या तथ्य जो है हमारे सामने प्रकट होता है। तो अगर प्रेमचंद जी के पहले का युग देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हिंदी साहित्य को हम लोगों ने 4 भागों में एक सुविधा की दृष्टि से बांटा था। तो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो आदिकाल की बात जब हम करते हैं, आज से 1000 साल पहले की, तो उस समय लड़ाई झगड़े, युद्ध बहुत था, बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण बहुत थे। लेकिन विदेशी आक्रमण सिर्फ उसी समय नहीं थे, उस समय से करीब ईसा की आप अगर देखें तो 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब तक हम विदेशी आक्रांताओं को तो भोग रहे थे। और विदेशी आक्रांताओं को जब हम सह रहे थे, उनकी यातनाओं को सह रहे थे, तो सोचने की बात है कि मनुष्य की मानसिकता कैसी हो जाएगी, जो करीब 1000 सालों से, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी को झेल रही है, गुलामी से बचने का प्रयास कर रही है, उनकी मानसिक स्थिति का प्रभाव आप सोचिए क्या होगा। हमें तो एक दिन भी अगर आप घर में बंद कर दो, अभी ये क्वारंटाइन है, तो हम 3 महीने में कितना ऊब चुके हैं, और 3 महीना अब 5 महीनों में परिवर्तित हो गया है, तो ऐसे लगता है कि आखिर कब तक। तो ये जो क्वारंटाइन की स्थिति है ना, ये भी बड़ी एक तरह से ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज हम शारीरिक रूप से घर के अंदर बंद हैं, बंद होने के लिए मजबूर हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि 1000 सालों तक जो हम भारतीय मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्थितियों से, और शारीरिक भी था ही, हम अपने ही देश में बंदी की तरह हो गए थे, हर स्थितियों से अगर हम बंदी की तरह गुलामी को झेल रहे थे, तो हमारी मानसिक स्थिति का क्या होगा। और उसी स्थिति को हमने झेला है, उसी स्थिति को हमारे पूर्वजों ने झेला है, और आज हम जो भी हैं उस स्थिति को लेकर चल रहे हैं, उस स्थिति के परिणाम को आज भी हम भुगत रहे हैं। कहना बड़ा आसान होता है कि आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हिंदुस्तान में वो सारी समस्याएं बनी हुई है जो कि उसके पहले थी। सोचना तो ये पड़ेगा कि उसके पहले की जो समस्याएं थी वो इनसे ज़्यादा बड़ी थी। तो उलझन ज़्यादा बड़ी थी, तो पहले आप बड़ी उलझनों को सुलझाने का प्रयास करोगे ना, छोटी उलझनों के बाद तो बाद में आओगे। और यही कारण है
कि प्रेमचंद जी और भारतेंदु के युग के पहले अगर हम देखते हैं, जिसको कि हम आधुनिक काल मान लेते हैं, करीब 1850 18वीं सदी से हम कह सकते हैं, तो उसके पहले का जो युग था वो दास्ता का युग था, गुलामी का युग था, मजबूरियों का युग था। और उन मजबूरियों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की ऐसा नहीं था, बहुत कोशिश की गई। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी का प्रयास, कबीर का प्रयास, ये और ऐसे ही अनेक महान कवियों का प्रयास, अनेक महान संतों का प्रयास इस ओर था। सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से इन लोगों ने बहुत कोशिश की बदलाव की। राजनीतिक दृष्टि से हम बदलाव नहीं कर पा रहे थे। और क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि राजनीति हमारे हाथ में नहीं थी। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से जो एक एक संत कवि निकल आते थे और उनकी बातों का बहुत ज़्यादा खतरा इन विदेशी आक्रांताओं को नहीं लगता था, इसलिए वो कर पाते थे। राजनीतिक दृष्टि से अगर किसी ने थोड़ी सी भी कोशिश की, किसी ने थोड़ा सा भी विद्रोह उठाया, तो उसे खत्म कर दिया जाता था वहीं का वहीं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण बनता है 1857 में, जो पहली विद्रोह की, आज़ादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली विद्रोह की लड़ाई जो शुरू हुई थी। भले ही हम उसमें निष्फल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सफल भी हुए थे। जो अंग्रेजी शासन था उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव लाया गया। उसमें महारानी विक्टोरिया आई और एक शासन को ख़त्म करके एक दूसरा नया शासन शुरू किया गया। कहीं ना कहीं एक डर उनके बीच भी उत्पन्न तो हुआ था, जिस डर को हम इतने सालों से भोग रहे थे। तो सिर्फ साहित्य को समझने के लिए नहीं, सिर्फ इतिहास को समझने के लिए नहीं, हमें खुद को समझने के लिए, हमारी आज की स्थिति को समझने के लिए हमें इन सारी स्थितियों को समझना पड़ेगा। हम किन किन पायदानों से बढ़कर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हम इसको सोचेंगे ना तो हम गर्व कर सकते हैं। कभी कभी कोई ना कोई बच्चे ये सवाल कर उठते हैं कि आप लोग भारत 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 लगाते हो, क्या है भारत? क्या है भारत के पास आज? क्या है भारतीय संस्कृति में आज? तो उनकी बातों से ना मन में एक आक्रोश उत्पन्न होता है, कभी कभी विद्रोह उत्पन्न होता है। लेकिन अगर स्थिर दृष्टि से सोचा जाए, तटस्थ होकर सोचा जाए, तो उन बच्चों को जिस इतिहास का पता नहीं है, उन बच्चों को जिस रूप में इतिहास का पता है, उस मायने में वो इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। और जो वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अंश भर सत्य तो ज़रूर है। लेकिन कभी हमारा भारत सोने की चिड़िया था, आप आज भी ये गाते रहते हो, इस गान में क्या है? अब तो नहीं है सोने की चिड़िया। बात बड़ी सोचने वाली बनती है। तो जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, आधुनिक समाज की बात करते हैं, प्रेमचंद और भारतेंदु कहें तो ये आधुनिक इतिहास है, इसलिए मैंने इतिहास कहा। जब हम आधुनिक इतिहास की भी बात करते हैं तो हमें पुरातन को खंगालना पड़ेगा। जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो हमें भारतेंदु युग के स्वर को देखना पड़ेगा, भारतेंदु युग के 200 साल पहले जाना पड़ेगा, न जाए हम 1000 साल पहले। क्योंकि जब पीढ़ियां बदलती है ना, 200 साल में तो हम देख सकते हैं कि 3-4 पीढ़ियों का बदलाव आ जाता है, 3-4 पीढ़ियों का समन्वय हो जाता है 200 सालों में। तो पहले हम अगर राजनीतिक दृष्टि को ही देख ले, बहुत अच्छे से मैंने इसको सोचा, तो मैंने देखा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब मुगल भारत में आए तो बड़ा फर्क था। मुगल और अंग्रेजों के आने में ना एक बड़ा ज़बरदस्त फर्क जो मुझे दिखा, वो फर्क ये था कि जब मुगल भारत में आए ना, तो वो भारत के होने का उन्होंने प्रयास किया, वो यहाँ की मिट्टी में रचने बसने की उन्होंने कोशिश की। और इस कोशिश का परिणाम था उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे? उर्दू भाषा कितनी पुरानी है? अगर हम इसके अंतर में जाएंगे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आता है कि उर्दू भाषा बहुत पुरानी नहीं है। जब पहली बार मुगल आए और उन्होंने दिल्ली के बाहर पानीपत के मैदान के पास जब अपनी छावनी डाली, तो उस छावनी के पास
जब वहाँ के जो सैनिक थे उनकी जो भाषा थी वो प्योर जो मुग़ल की जो भाषा थी ना, अरबी और फ़ारसी वाली एकदम कट्टर जो भाषा थी वो भाषा थी उनकी। तो लेकिन जब उस भाषा पर जब उन्होंने बातें करने की कोशिश की, आप अगर कहीं जाते हो तो वहाँ की भाषा सबसे बड़ा माध्यम होता है उन लोगों से संपर्क करने का। जब वो भारत में आए और हमारी भारत की जो भाषा थी, जिस भाषा की मैं बात करती हूँ, जो कि संस्कृत से निकलते हुए उद्गल और अपभ्रंश की यात्रा करते हुए हिंदी की एक भाषा बनती चली जा रही थी, उस भाषा से जब मुगलों की भाषा टकराई तो उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। और तब उन सैनिकों ने दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोगों की भाषा को सीखने का प्रयास किया और उस भाषा में अपने उर्दू और फ़ारसी के शब्दों को मिलाया। जैसे आज हम अंग्रेज़ी बोलते हैं या जैसे आज हम कन्नड़ बोलते हैं। अब जब मैं यहाँ कर्नाटका में देखती हूँ तो बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेज़ी के जो उस कन्नड़ भाषा में इतने रच बस गए हैं कि जब हम कन्नड़ की एक लाइन बोलते हैं, बहुत सारी बातें संस्कृत के शब्द भी देखो ऐसे रच बस गए। जैसे हम जब कन्नड़ में बोलते हैं नीर कोड़ी, नीर कोड़ी, कोड़ी मतलब देना, नीर मतलब जल, नीर जो है संस्कृत की भाषा है। तो संस्कृत से नीर शब्दों को इन्होंने लिया, वैसे ही बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को भी इन्होंने लिया है। तो अगर मैं उनके उदाहरण खोजूंगी तो ज़रूर मैं आपको बहुत सारे शब्दों के बताऊंगी जो कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल शब्द है, हॉस्पिटल शब्द को इन लोग यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर शब्द को यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। कोड़ी का मतलब होता है देना, सॉरी मैं बताना भूल गई। नीर कोड़ी मतलब मुझे पानी दो, नीर बे को मतलब मुझे पानी चाहिए, बे को यानी चाहिए। तो यहाँ पर नीर शब्द को ये लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आलू गड्ढे, आलू मतलब पोटैटो, जो हम आलू हिंदी में बोलते हैं, और गड्ढे शब्द लगा देते हैं तो वो आलू के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो इस तरह से जो ये भाषाओं का सम्मिश्रण था ना, वो किया उन मुगल सैनिकों ने। उन्होंने अपने अरबी और फारसी के शब्दों को हिंदी के शब्दों के साथ, हिंदी की पंक्तियों के साथ जोड़ दिया और तब एक नई भाषा उत्पन्न हुई, वो बनी उर्दू भाषा। और उर्दू भाषा की भी चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है कि उसके बाद जो साहित्य जो शुरुआत हुई ना, भारतेंदु और प्रेमचंद जी का जो हम साहित्य देखते हैं, तो प्रेमचंद जी सबसे पहले नवाब राय के नाम से जब लिखते थे तो वो उर्दू में ही ज़्यादा लिखते थे। और उनकी जो पुस्तक जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि सोजे वतन, जो कि अंग्रेज़ों को लगा कि उसमें सोजे वतन नाम का शब्द है। अंग्रेज़ों को कितनी सी हिंदी और उर्दू आती थी, तो उन्हें लगा होगा कि ये जो है हमारे खिलाफ कुछ लिखा गया है, तो उन्होंने उसको जब्त भी किया और उनको लिखने से रोकने की भी कोशिश की, जिसके कारण वो प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे बाद में, जबकि नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो ये जो उर्दू भाषा जो है ना, इसकी उत्पत्ति मुगलों के आने के बाद से एक जो भाषा बनी, हिंदी और अरबी और फारसी के शब्दों को मिला करके मुगल ने अपने शब्दों को ऐड करके जो बनाया, वो भाषा थी उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा का जन्म तो हमारी धरती पर ही हुआ, भारत की धरती पर उर्दू भाषा पैदा हुई है। और इसीलिए बहुत सारे जो विचारक हैं ना, वो उर्दू और हिंदी को बहनें कहते हैं। और क्यों नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित ही उसमें अरबी और फारसी के शब्द मिले हैं, किंतु वो हिंदी से मिलकर उत्पन्न हुए हैं। हम देखते हैं कि कबीर की बात करें हम तो और तुलसी की भी बात करें, तुलसी में भी हमें जो है ना अरबी फारसी के शब्द कहीं कहीं मिलते हैं। और कबीर में तो उनकी तो भाषा ही सद्दू कड़ी है, तो उनमें तो बहुत सारे ऐसे भाषाओं का, ऐसे शब्दों का हमें उपयोग मिलता है। क्योंकि उस समय भी मोहम्मद गौरी, गजनी और बहुत सारे शासक जो है, विदेशी आक्रांता बहुत सारे आए थे, जिनके कारण कि फारस से जो अरब देश से जो लोग आए, भाषाओं का सम्मिश्रण तो होता रहता है। तो भाषाओं का सम्मिश्रण कोई बहुत नई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ या कोई बहुत बुरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भाषाओं का सम्मिश्रण होना चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ कि अभी अंग्रेजी भाषा की जो डिक्शनरी है ना, वो कितनी विशाल हो गई है,
क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने उर्दू फारसी के शब्दों को भी अपना लिया, हिंदी के शब्दों को भी अपना लिया। वहाँ पर बाजार शब्द, जैसे मैं कहती हूँ, पेटेंट हो गया है उस डिक्शनरी में मार्केट के लिए। तो उन्होंने अपनाए हैं बहुत सारे शब्द। और जब हम नई चीज़ों को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक विकास होगा कैसे? तब तक हम प्रगति कैसे करेंगे? तब तक हम बढ़ेंगे कैसे? आज एक वृक्ष को देखते हैं तो उसमें रोज़ नई नई शाखाएं फूटती हैं, फिर रोज़ नए नए फल लगते हैं। वो तभी लगते हैं जब वो जड़ रोज़ रोज़ पानी और खाद को लेता है। एक बार उसमें खाद और पानी आप वृक्षों में डाल दो तो ज़िंदगी भर थोड़ी चलता रहता है। आपको रोज़ उसमें डालना पड़ता है नया खाद, नई पानी। रोज़ उसको सूर्य की नई किरणें चाहिए। तो इसी तरह से कोई भी संस्कृति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी समाज हो, उसमें नयापन बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि हिंदी, उर्दू जो है एक नई भाषा के रूप में निकल कर आती है और पूरे भारतीय समाज में व्याप्त हो जाती है। और ये बिल्कुल भी मानना पड़ेगा कि जो उर्दू भाषा जो बनी, जिसमें हम अरबी और फारसी के शब्दों को जो हमने लिया, वो बड़ी मधुर भाषा थी। एक भाषा में जो मधुरता आती है ना, हालांकि सारी भाषाएं बड़ी मधुर होती है, मुझे तो कन्नड़ भाषा भी इतनी मधुर लगती है, तमिल भाषा इतनी मधुर लगती है। कुछ दिनों पहले ही किसी से बात हो रही थी भाषाओं के बारे में, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी सी बात कही कन्नड़ भाषा के बारे में कि जब कोई कन्नड़ बोलता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहीं ना जल तरंग सी बज रही है, घुंघरू से बज रहे हैं। हालांकि मुझे बात समझ में नहीं आती है। तो भाषाएं तो वाकई में बहुत मधुर होती हैं, हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसमें एक लय, एक ताल होता है, एक संगीत होता है, एक नाद होता है, और वो नाद उसमें मधुरता उत्पन्न करता है। तो जब जब अरबी और फारसी, मुगलों की जो भाषा हिंदी के साथ मिली और उर्दू भाषा का प्रादुर्भाव हो गया, तो जब उर्दू भाषा का प्रादुर्भाव हुआ तो फिर उर्दू का साहित्य भी बनने लगा। और फिर उसमें आ गए, जैसे हिंदी की कविताएं थी तो उसमें गज़ल आ गए, गीत थे, शेर आ गए, मुक्तक थे। तो इस तरह के दोहे थे तो वहाँ मुक्तक थे, दोहे थे तो वहाँ पर शेर कहा जाने लगा, और शायरी होने लग गई। तो इस तरह से साहित्य जो है किस तरह से समृद्ध होता है दो संस्कृतियों के मिलन से, ये मुझे समझ में आई। मुझे ये बात समझ में आई कि जब भी संस्कृतियों का मिलन होता है तो उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है, उसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ता है, और उसका प्रभाव देश पर, और बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जब व्यक्ति पर पड़ता है तो व्यक्ति बन करके ही तो पूरा समाज और देश बन जाता है। और प्रेमचंद के समय में अगर जो किसानों की समस्याएं थी, जो और दूसरी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं की अगर हम बात करते हैं कि उस समय क्यों की गई, तो भारतेंदु के समय में, भारतेंदु का जन्म करीब 1800 के मध्य में हुआ था। तो भारतेंदु के समय में जो अब गुलामी से जो हम छटपटाने लगे थे, जो हम परेशान होने लगे थे अंग्रेज़ों के समय में, तो मैं बता रही थी कि मुग़लों का शासन और अंग्रेज़ों के शासन में बड़ा फ़र्क था। मुग़ल यहीं के होने की कोशिश किए, यहीं में घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ घुलने मिलने की कोशिश अंग्रेज़ों ने बिल्कुल नहीं की। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपने आप को अलग रखा। अंग्रेज़ बन के वो यहाँ रहे। हिंदुस्तानी थे और अंग्रेज़ थे। हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी बनाने की उन्होंने कोशिश अवश्य की, लेकिन वो हिंदुस्तानी बनने की कोशिश उन्होंने नहीं की। और मुझे लगता है कि शायद जो इतनी अकुलाहट थी ना, इतनी छटपटाहट जो पैदा हुई 1800 में अंग्रेज़ी शासन से आज़ाद होने की, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि जब आप किसी के साथ मिलने की कोशिश नहीं करते हो, तब वहाँ पर प्रक्रिया शुरू होती है, एक छटपटाहट शुरू होती है और हम अलग होने का प्रयास करते हैं। और उस अलग होने के प्रयास में हमने देखा कि 1857 में जो युद्ध लड़ा गया, जो कोशिश की गई अंग्रेज़ों को भगाने की, और उसके बाद तो वो एक स्वर जो निकला था, भले ही असफल हुए, लेकिन उस स्वर ने एक बीज बोया था, आज़ादी का एक बीज बोया था, आज़ादी की भावना का एक बीज बो दिया था। और उस बीज का जो हम प्रतिफलन देखते हैं अंत में 1947 में, कि हम आज़ाद हो चुके होते हैं। तो ये सारी बातें मेरी इस क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है
कि आधुनिक काल का जो साहित्य है उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ें क्यों देखते हैं। जब कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले हम समाज को समझें, और इस समाज को समझने के लिए आधुनिक युग में इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया, इतनी विविधता थी। आखिर ये विविधता क्यों आई, इसको समझने की मैं कोशिश करती हूँ, तब मुझे ये सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं, इन सारी चीज़ों को खंगालने लगती हूँ। तो इस बात को अगर आगे बढ़ाती हूँ तो बहुत परिवर्तन आया है, अब समय हो गया है। तो एक मेरी कविता जो कि परिवर्तन आज हमारे मनों में भी आया है। हम इतने पीछे साल के परिवर्तन की बात करते हैं ना, लेकिन मैं परिवर्तन जब देखती हूँ अपने बचपन से और आज में तो भी बड़ा परिवर्तन लगता है। और इस पर मेरी एक कविता जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। समय की रफ्तार। समय की रफ्तार अब समझ नहीं आती, कब दिन ढल जाता है कब शाम हो जाती है। समय की रफ्तार अब समझ नहीं आती, कब दिन ढल जाता है कब शाम हो जाती है। एक वो दिन थे जब दिन बड़े लंबे हुआ करते थे। एक वो दिन थे जब दिन बड़े लंबे हुआ करते थे, पर हर काम का वक्त मिल ही जाया करता था। शौक पूरे हों ये मौका भी आ ही जाया करता था। वो पैदल दूर तलक चलना, छोटी चीज़ों के लिए यूँ भटकना। पहले ना छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें चाहिए होती थी तो कोई शॉपिंग मॉल नहीं था कि एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए, बड़ी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें मिलती थी। तो छोटी चीज़ों के लिए यूँ दूर तलक भटकना, दोस्तों के साथ मस्ती भरा वो सफ़र, रोज़ नई फरमाइशें सबकी पूरी करना, रोज़ नई फरमाइशें सबकी पूरी करना। फ़ोन पे घंटों बातों में उलझे रहना। अरे मज़ेदार बात ये थी कि पहले घर में एक ही फ़ोन हुआ करता था, वो काले रंग का चोगा, नंबर डायल करते थे हम, और उस एक फ़ोन में भी ना हम घंटों उलझे रहते थे। कोई ये सवाल नहीं करता था कि अरे तुमने इतनी देर तक फ़ोन को व्यस्त रख दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन से लोगों की बातचीत इतनी ज़्यादा फ़ोन से नहीं थी। लोग एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे से मिलना ज़्यादा पसंद करते थे। तो हम जो बच्चे थे ना, हमारे लिए दूसरे घरों में जाना अलाउ नहीं था। आजकल बच्चे सारे दिन जितना फिरते हैं, हमें स्कूल से घर, कॉलेज से घर, बस वही हमारी ज़िंदगी थी। अगर आपको दोस्तों से कोई काम है तो आप फ़ोन से बात कर लो। तो मुझे ऐसे बचपन में याद आता कि फ़ोन तो हमारे लिए ज़्यादा थे, क्योंकि बड़े लोग तो काम से ही फ़ोन किया करते थे, बाकी तो वो मिल लिया करते थे। तो फ़ोन पे घंटों बातों में उलझे रहना, रोज़ एक नई दुनिया के सपने बुनना, बच्चों के साथ फिर से बच्चा बनकर खुश होने की रोज़ नई एक वजह चुनना। अब मैं आगे की बात करती हूँ कि जब मैं, ये मेरा बचपन था, और इस बचपन से जब मैं बेंगलोर शहर में आती हूँ शादी के बाद, तब की एक दुनिया जो देखिए, तब भी बड़ी खूबसूरत दुनिया थी। शहर नया था, नए लोग यहाँ, अनजाने रास्ते, अजनबी जहाँ, फिर भी अकेलापन कभी लगा ही न था। अपने से थे सब, पराया कोई लगा ही न था। पहली बार बेंगलोर आई थी, आसपास सारे यहाँ के निवासी थे, कन्नड़ के निवासी थे, लेकिन उन लोगों ने इतने हाथों हाथ इतने प्यार से हमें रखा ना कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। बहुत प्यार से रखा, जबकि भाषा की समस्या थी, फिर भी बहुत प्यार से थे हम। अपने से थे सब, पराया कोई लगा ही न था। पैसे ज़्यादा तो न थे पर कमी भी न थी, द्वार से कोई खाली कभी लौटा भी न था। बातें ये बहुत पुरानी हो ऐसा भी नहीं, सच है ये सब, कोई ये बात झूठी नहीं। ना टीवी ना मोबाइल ना ही कंप्यूटर, ना टीवी ना मोबाइल ना ही कंप्यूटर, व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया भी नहीं, था बस टेलीफोन और वो टाइपराइटर, फिल्मों के मीठे गीत और वो ट्रांजिस्टर। गुनगुनाते थे, झूम लेते थे हम, इनडोर आउटडोर खेल लेते थे हम। आजकल तो सारे खेल भी हम कंप्यूटर पर खेलने लग गए, लेकिन तब हम ताश, लूडो और इस तरह के कितने सारे खेल थे जो हम खेल लेते थे। और फिर हम बाहर बैडमिंटन भी खेल लेते थे अपने घर के बाहर। जिम क्या होता है पता ही न था, वॉकिंग करना तो बस मज़ा ही था। आज अगर बच्चों को भी कहे ना कि यहाँ से जाकर के कॉर्नर से एक दवाई ले आओ, तो वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। और हमें वॉकिंग करने में इतना आनंद आता था कि हमें कोई काम भारी ही नहीं लगता था। तो रोज़ का बस इतना सा ही किस्सा था, पैदल चलना तो जीने का एक हिस्सा था। पड़ते ही बिस्तर पे नींद आ जाती थी, आंखों में खुमारी सी छा जाती थी, बस यूं ही कट जाते रात दिन सारे।
बस यूं ही कट जाते रात दिन सारे, वक्त से कोई शिकायत न थी प्यारे। अब की कहूँ तो समझ में नहीं आता, अब की कहूँ तो समझ में नहीं आता, शिकायतों के अलावा कुछ नहीं भाता। सच में तब कोई शिकायत नहीं होती थी किसी से, और आज सिर्फ शिकायतें ही बाकी रह गई है हमारी ज़िंदगी में। काम करने वालों की कमी तो न थी, पैसों की आवाजाही थमी तो न थी, गाड़ी घोड़ों की तो बात ही क्या, रहनुमाओं की अब कमी भी न थी, रहनुमाओं की अब कमी भी न थी। न शहर अनजाना रहा न लोग बेमानी, न शहर अनजाना रहा न लोग बेगाने, अपना कहने वालों की अब कमी तो नहीं, पर भीड़ में अकेलापन अब डसता है। कितना फ़र्क आया है, पर भीड़ में अकेलापन अब डसता है, अपनों का परायापन अब डसता है। दोस्त हैं पर समय ही नहीं, वो मौज मस्ती का आलम ही नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं अब तो यारों, उन बचकाने बातों का अब आलम ही नहीं। नज़रें खुद की बदली, अब समझ में नहीं आता क्या हुआ। नज़रें खुद की बदली है, दुनिया ये कोई और या ये दुनिया कोई और। हर कोई स्वार्थ में डूबा सा नज़र आता है, प्यार से बोले तो डर लगता है, प्यार से बोलें तो डर लगता है। जो मुंह फेर ले लो, जो मुंह फेर लो तो दिल में कुछ चुभता है। अगर कोई प्यार से बोलता है ना आज, तो लगता है कि ज़रूर इसके मन में कुछ खोट होगा, इसे कुछ चाहिए। और अगर कोई प्यार से नहीं बोलते हैं तो तकलीफ़ होती है कि देखो उसने प्यार से बात नहीं की। बिन बुलाए आ जाए तो फिर खलता है, ना आए तो मतलबी सा लगता है। आज की स्थिति बड़ी अजीब हो गई है, बिन बुलाए आ जाए तो खलता है, और ना आए तो मतलबी सा लगता है। काम कुछ हो या ना हो वक्त मिलता नहीं, जिम के बिना अब काम चलता नहीं। ट्रेडमिल पर भले ही चले कितना, ट्रेडमिल पर भले ही चले कितना, पैदल चलना अब रास आता नहीं। पता नहीं वक्त कब निकल जाता है, एक पल को आराम मिलता नहीं। शौक भी अब कहाँ रह पाते हैं, शौक भी अब कहाँ रह पाते हैं, वक्त के साथ यूं ही ढल जाते हैं। इतने बिजी तो हम कभी भी न थे, इतने बिजी तो हम कभी भी न थे, खुद से परेशान हम सही में न थे। ये वक्त की रफ्तार अब समझ नहीं आती, कब दिन ढल जाता है कब शाम हो जाती है, कब दिन ढल जाता है कब शाम हो जाती है। तो आज का जो ये किस्सा है ना, बहुत विचित्र हो गया है। और क्यों हो गया है, इस क्यों को तलाशने के लिए ही मैंने पुराने को तलाशा, पुरातन को खंगालने की कोशिश की है, और इसी क्रम को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और आप भी ज़रूर सोचें कि आज क्या है कि हमें अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए समय नहीं मिलती। हर आदमी भीड़ में अकेला सा क्यों हो गया है, क्यों हर आदमी अपने मन को खोलने में डरने लगा है, क्यों खुल करके नहीं एक दूसरे के हम सामने आते हैं। तो आज बस इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, और इस पर आप एक बार सोचें ज़रूर। विश्वास कहाँ खोता जा रहा है, इस पर ज़रूर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।